हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में बात करेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 11 के कृषि विज्ञान के विषय के बारे में, फर्स्ट लेसन के बारे में अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने थोड़ा सा कृषि विज्ञान का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कृषि विज्ञान क्या होता है और इसके अंतर्गत अपने किस किस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं और इसमें आगे अपने क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा अपने अध्ययन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान होता है एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान। इसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट का अपने अध्ययन करते हैं: कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान। कृषि रसायन विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट का आपने कृषि विज्ञान के अंतर्गत 11th और 12th में अध्ययन करेंगे। यही 3 सब्जेक्ट अपने 11th क्लास में हैं, यही 3 सब्जेक्ट 12th क्लास में हैं। अब अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं कृषि विज्ञान के कृषि विज्ञान विषय के बारे में। देखिए, इसके 3 पार्ट्स है। इसके 3 पार्ट्स है। कौन कौन से डियर स्टूडेंट्स? सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान, दूसरा बेटा उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, और तीसरा है पशुपालन विज्ञान, पशुपालन विज्ञान। इन अपने तीनों चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले अपने सस्य विज्ञान से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अपना फर्स्ट लेसन अपने स्टार्ट करते हैं। ये था जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में, कृषि विषय के बारे में। देखिए, सबसे पहले है अध्याय 1। अध्याय 1 कृषि विज्ञान, ठीक है। इसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, फिर शाखाएं एवं क्षेत्र, ठीक है। मतलब भारत में जो कृषि होती है उसका इतिहास, कृषि की शाखाएं कौन कौन सी है और इसका आगे क्या स्कोप है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। महत्व भी है, महत्व एवं स्कोप, महत्व एवं क्षेत्र, मतलब इंपॉर्टेंस क्या क्या है और इसके स्कोप क्या क्या है, ठीक है। इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय कृषि का इतिहास। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अपने भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय कृषि का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कृषि है वो सबसे पुराने टाइम से चली आ रही है। कृषि का जिक्र है, कृषि के बारे में वेदों, पुराणों में, वेदों और पुराणों में भी लिखा हुआ है। वेदों और पुराणों में भी लिखा हुआ है कृषि के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एक वैज्ञानिक थे के.एल. मेहता, डॉक्टर के.एल. मेहता। उन्होंने हमें बताया कि सरस्वती नदी का जब जिक्र हुआ था, सरस्वती नदी का जब उद्गम हुआ था, उद्गम मतलब जब सरस्वती नदी बनी थी उस समय भी भारतीय किसान क्या करते थे? भारतीय किसान एक वर्ष में 2 फसलों की खेती करते थे।
खेती करते थे। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय किसान है वो सरस्वती नदी के उद्गम के समय से ही डॉक्टर के एल मेहता ने बताया कि वह किसान है, एक वर्ष में 2 फसलों की खेती करता है, 2 फसलें लेता है। ठीक है, इसके बाद में वेदों में और पुराणों में भी कृषि का जिक्र आता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इन सभ्यताओं में भी क्या था, सभ्यताओं में भी कृषि के अवशेष मिले थे, मतलब कुछ खाद्यान्न फसलों में ली थी और कुछ कृषि में उपयोग होने वाले औजार भी इस समय हड़प्पा सभ्यता के समय भी मिले थे। और महाभारत में नारद ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपने राज्य में तालाब और बावड़ियों की संख्या बढ़ा दी जाए या बावड़ियों का निर्माण किया जाए, जिससे जो किसान है वह बावड़ियों का निर्माण, ठीक है, जिससे किसान वर्षा पर निर्भर ना रहे, केवल वर्षा पर किसान क्या है, केवल वर्षा पर निर्भर था। उस समय नहरें वगैरह तो नहीं थी, परंतु उस समय क्या है कि जो भी खेती की जाती थी वर्षा पर आधारित खेती की जाती थी। उस समय नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राज्य में नहरों का बावड़ियों कुओं का निर्माण किया जाए, जिससे किसान है जो वह केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहे, सिंचाई के अन्य साधन भी उसको उपलब्ध हो। ये सारी बातें अपने इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनके अंदर भी कृषि का जिक्र किया गया था। इसके बाद में अपने डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कृषि की परिभाषा। कृषि की परिभाषा के बाद में अपने बात करते हैं इससे संबंधित अन्य जो इंस्टीट्यूट है जिनके पुराने टाइम में स्थापना की गई थी, सबसे पहले स्थापना की गई थी। कुछ इंस्टीट्यूट की इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है उनकी अपने बात कर रहे हैं। कृषि की परिभाषा, कृषि जो है वह संस्कृत भाषा के, कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है। इसका कृष धातु का अर्थ क्या होता है बेटा, जोतना। कृष धातु का अर्थ होता है जोतना, ठीक है। और थोड़ा सा अपने इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में पूछा जाता है बेटा एग्रीकल्चर जो है, जिन शब्द के पीछे कल्चर आता है वो हमेशा लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, लैटिन। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कोल्ला शब्दों से मिलकर बना है। एगर का मतलब होता है फील्ड या खेत, क्या होता है बेटा, फील्ड या खेत। इसका मतलब होता है बेटा कल्टीवेशन। कोल्ला का मतलब होता है कल्टीवेशन या जोतना। मतलब इन दोनों का मतलब क्या होता है, खेत की जुताई, मतलब खेत की जुताई करना, खेत में कृषि कार्य करना कृषि विज्ञान कहलाता है। अब अपने इसकी परिभाषा की बात करें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों का उत्पादन, प्रबंधन, फल, सब्जी, औषधीय व सजावटी पौधे
पौधों का उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान कहलाता है। ये तो अपने इसकी परिभाषा की बात कर ली। अब कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जिनकी स्थापना उस समय की गई थी। नोट कर लो डियर स्टूडेंट्स। इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ 1899 और 1900 में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण किसानों ने सोचा और कुछ कृषि वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जाए जो किसानों की हेल्प करे, सहायता करे, उनको मौसम के बारे में सूचना देवे, उनको कौन सी किस्म के बीज बोने हैं, कौन से बीज बोने हैं, किस फसल की बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, सभी जानकारियां देवे और जिससे वह अकाल का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो 1899 या 1900 के अंदर क्या हुआ, अकाल पड़ा, ठीक है। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जाए। उसको स्थापना कब हुई बेटा, 1905 में। 1905 में स्थापना हुई। स्थापना कहाँ पर हुई बेटा, दरभंगा बिहार में। दरभंगा बिहार में कहाँ हुई बेटा, गंडक नदी के किनारे। ये नदी का नाम है, वहाँ पे बहने वाली नदी है के किनारे। इसका नाम क्या रखा गया बेटा, इसका नाम फिप्स ऑफ USA रखा गया। USA के वैज्ञानिकों ने इनको जमीन दिया और भवन बनाने के लिए पैसे डोनेट किए, इसलिए उसका नाम याद रखने के लिए इसका नाम पूसा रखा गया, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोगों ने मिलकर इसका नाम 1911 में क्या है, चेंज कर दिया गया। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया, ठीक है। IIAR इसका नाम क्या कर दिया, IIAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1911 में नाम चेंज करने के बाद उन्होंने 1919 में फिर से इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI कर दिया गया। परंतु उनकी किस्मत खराब होने के कारण 1934 में भूकंप आया। भूकंप के कारण क्या हो गया, भवन है जो अति सुंदर भवन बना हुआ था वो क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब टूट गया। फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा यहाँ भवन दोबारा बनाने से अच्छा है हम इसको दिल्ली में बना दें। तो 7 नवंबर 1936 यानी कि 1934 में भवन क्षतिग्रस्त हुआ और 1936 में 2 सालों में इसका निर्माण किया गया। न्यू दिल्ली, इसको नई दिल्ली में बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, आज़ादी के बाद किया गया बेटा, इंपीरियल के स्थान पर इंडियन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, मतलब IARI सेम पड़ा रहा, ठीक है। ये इसमें चेंजेस किए गए बेटा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में अपने थोड़ी और बातें करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपने बात करते हैं ICAR के बारे में। ICAR, इसकी वीडियो विस्तृत वीडियो है, सिर्फ ICAR के बारे में एक इस चैनल पर अपलोड की गई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। बाकी सामान्य जानकारी इसकी मैं यहां पे आपको दे देता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये कहाँ पे है बेटा? नई दिल्ली में है। अब इसकी यदि स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई। अब इसका प्रथम महानिदेशक वर्तमान महानिदेशक, इसको बोलते हैं बेटा DG, ठीक है, DG बोला जाता है। वो था डॉक्टर BP पाल। कब बनाया गया बेटा? 1960 में। वर्तमान डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, वर्तमान में डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा इसके DG डायरेक्टर जनरल है। इसके बाद अपने बेटा बात करते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष के बारे में अपने बात करते हैं, तो इसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री जो होता है, इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है बेटा? श्री नरेंद्र सिंह तोमर इसके वर्तमान कृषि मंत्री है, और वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोला जाता है। इसके बाद में अपने बेटा बात करेंगे कि एक अकाल और पड़ा। 1900 के बाद में एक अकाल और पड़ा। वो कब पड़ा बेटा? 1960 में एक अकाल और पड़ा। क्या पड़ा बेटा? अकाल पड़ा। उस समय ICAR के DG कौन हुआ करते थे? डॉक्टर BP पाल हुआ करते थे। डॉक्टर BP पाल और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये दोनों मिलकर किसी अन्य एक व्यक्ति के पास जाते हैं। उनका नाम था डॉक्टर N.E. बोरलॉग, और उसको बोलते हैं, ये विदेशी आदमी था। ये कौन सा आदमी था? विदेशी आदमी। उसको बेटा बोलते हैं कि हमारे भारत में क्या हुआ है? अकाल पड़ा है। तो हमारे भारत में आइए और आप किसानों को अकाल से बाहर निकालने का कोई प्रयत्न कीजिए। हमें ऐसी कोई स्कीम दीजिए जिससे क्या है, अकाल से निजात पाया जा सके या छुटकारा पाया जा सके। तो डॉक्टर N.E. बोरलॉग ने क्या बोला बेटा? आप बोनी किस्मों वाली गेहूं की बुआई करो, जिससे क्या होगा? उत्पादन अधिक होगा। क्या होगा बेटा? उत्पादन अधिक होगा तो अकाल क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं बोनी किस्मों के जनक कौन है। बोनी किस्मों के जनक कौन है? अब जाते जाते क्या हुआ? 1966 और 67 में जाते उनको 1966 और 67 वर्ष आ गया। 6-7 साल इनको रिसर्च करते हुए लग गए। और बेटा क्या हुआ? 1966 और 67 में एक क्रांति आई, हरित क्रांति। क्या हुआ बेटा? एक क्रांति आई, उसका नाम रखा गया हरित क्रांति। उसमें क्या है कि जो खाने वाली फसलें हैं, मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा मिला।
उत्पादन बढ़ा। गेहूं और चावल का क्या हुआ बेटा, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ेगा तो अकाल क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर इसलिए हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है बेटा, हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर N.E. बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। इसके बाद में बेटा आता है भारतीय जनक। यदि भारत में बात करें तो इसका जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन को भारतीय जनक माना जाता है। ये था कुछ इतिहास के बारे में अपने चर्चा की थी, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपने बात करते हैं कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपने शाखाओं के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अपने बात करते हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं। कृषि विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बेटा बहुत सारी ब्रांचेज है कृषि विज्ञान के बारे में, परंतु अपने महत्वपूर्ण जो ब्रांचें हैं, अधिकतम ब्रांचों को अपने कवर कर लेंगे। इस सिलेबस के अंदर अपने 3 ही ब्रांचेस पढ़ेंगे, एक सस्य विज्ञान के बारे में, एक उद्यान विज्ञान के बारे में और एक पशुपालन विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले इन तीनों को ही लिखते हैं बेटा, सस्य विज्ञान या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रोनॉमी। अब बेटा ये नोमी आ गया। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ था वो तो थे लैटिन भाषा के शब्द, और जिनके पीछे नोमी या लॉजी होता है, LOGY वाले शब्द भी क्या होते हैं बेटा, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। नोमी और लॉजी वाले शब्द ग्रीक भाषा के होंगे और जो कल्चर वाले शब्द है वो कौन सी भाषा के शब्द होंगे, लैटिन भाषा के शब्द होंगे। इसमें क्या किया जाता है बेटा, फसलों के उत्पादन एवं प्रबंधन का अध्ययन। मतलब फसलों के उत्पादन एवं प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है बेटा, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण ब्रांच है बेटा उद्यान विज्ञान या इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, कल्चर आ रहा है। इसके बाद अपने बेटा इसमें फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों, औषधीय और सजावटी पौधों, जैम जेली, केचप, सॉस, चटनी, इनका क्या की अध्ययन करते हैं। कौन सी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, उद्यान विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में तीसरा आता है बेटा पशुपालन विज्ञान या इसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंतर्गत पशुओं के रखरखाव व रोगों तथा रोगों के बचाव का क्या किया जाता है, अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ आती है बेटा, मछली पालन फिशरीज, ठीक है, फिशरी, ठीक है, फिशरी।
और पांचवा इसके अंतर्गत किया जाता है कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन। छठा इसके अंतर्गत किया जाता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। सातवां इसके अंतर्गत किया जाए वनों का, वनों का फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री। आठवां इसके अंतर्गत किया जाता है बेटा मधुमक्खी पालन हो गया, और पादप रोग विज्ञान, जो पौधों में रोग लगते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नौवां आ गया इसमें कीट विज्ञान, कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। 10वां है कृषि अर्थशास्त्र, मतलब जो कृषि का लेखा जोखा रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, लोन का डिपार्टमेंट होता है, वो कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में कृषि प्रसार शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, नई तकनीकों व जानकारी को किसानों तक पहुंचाया जाता है, किसानों तक पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपने देखते हैं 12 नंबर रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, इसमें मतलब रेशम कीटों का पालन किया जाता है। उसके बाद में अपने देखते हैं लाख उत्पादन, लाख उत्पादन, इनका अपने अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में अंतिम है अपना मशरूम उत्पादन, मशरूम उत्पादन। ये बेटा कृषि विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत क्या फसलों का अध्ययन किया जाता है, इसमें फलों सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत पशुओं का अध्ययन किया जाता है, मछली के पालन के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, कुक्कुट पालन के अंदर पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी कि मुर्गे और मुर्गियों का अध्ययन किया जाता है, उनमें बच्चे निकलना और अंडे देना, इनका अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन में क्या किया जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है और शहद उत्पादन किया जाता है। वनों का अध्ययन, वन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इनका अध्ययन। पादप रोग विज्ञान, मतलब फलों में, सब्जियों में या अन्य फसलों में रोग लगते हैं उनका अध्ययन और रोगों का प्रबंधन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कीट, कोई भी फसलों में कीट लगते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र, मतलब कृषि का अपने कितना उत्पादन हुआ, क्या रेट लगा और कितना अपने को प्रॉफिट हुआ, कितना अपने को लॉस हुआ, कितना अपना इन्वेस्टमेंट हुआ, इन सब का अध्ययन जो लेखा जोखा रखती है वो कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रखती है। कृषि प्रसार शिक्षा, इसके अंतर्गत नई जो भी वेराइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है या नई किस्म का या नई फसल का या कुछ नई जानकारी है या कुछ नया इंस्ट्रूमेंट बना है एग्रीकल्चर से संबंधित, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, कृषि प्रसार शिक्षा में किया जाता है। रेशम कीट का पालन किस में किया जाता है, रेशम कीट पालन में किया जाता है। रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, लाख कीटों का पालन किया जाता है, लाख उत्पादन किया जाता है और मशरूम उत्पादन किया जाता है। ये क्या है कि एग्रीकल्चर की ब्रांचेज है, ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपने देखते हैं इसका महत्व एवं स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और स्कोप क्या क्या है। देखिए बेटा, कृषि का महत्व एवं स्कोप लिखो बेटा। क्षेत्र क्या है कि समझ में नहीं आता, क्षेत्र कोष्ठक में लिख देते हैं। स्कोप इंग्लिश का वर्ड है, आपको भी समझ आ गया है। स्कोप अपने पूछते हैं ना, इसमें क्या स्कोप है, एग्रीकल्चर लिए तो इसमें क्या स्कोप है। इसी प्रकार क्या होता है, एग्रीकल्चर के क्या क्या स्कोप है, कृषि के क्या क्या स्कोप है। देखिए बेटा, जो सबसे पहले महत्व और स्कोप होता है वो क्या होता है, खाद्यान्नों की
आपूर्ति, मतलब जो अपने खाना खाते हैं, चाहे कुछ भी खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर भी खाएं या कुछ भी पेट भरने के लिए अपने खाते हैं, वो अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? रोजगार के साधन। रोजगार के साधन, रोजगार के साधन उनको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बेटा रोजगार के साधन? कोई भी मान लो कृषि कार्य करना है, चाहे फैक्ट्री में करना है चाहे खेत में करना है, उसके लिए क्या है? लेबर की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। कच्चे माल की आपूर्ति, क्या होता है बेटा? कच्चे माल की आपूर्ति, कृषि के द्वारा ही कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। जैसे चीनी उद्योग के लिए, चीनी उद्योग में क्या होगा बेटा? चीनी उद्योग में गन्ने का अपने कृषि से जाएगा। कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में क्या होगा? कपास, जूट, ये रेशे वाली फसलें जाएगी। तेल उद्योग में, तेल उद्योग में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? तिलहनी फसलें जाएगी। और दाल उद्योग में क्या होगा? दलहनी फसलें जाएगी। दलहनी फसलें अपने लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जो कच्चे माल की उपलब्धता होती है, डेयरी में क्या होता है? पशुओं को चारा या जो पशुओं का दूध होता है वह भी कहाँ से आते हैं? पशुओं का दूध भी कृषि से ही आता है। तो कोई भी उद्योग है जो खाद्यान्न की या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है बेटा कपड़ा व भोजन। कपड़ा, भोजन, दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके साथ साथ रहना, मकान की आवश्यकता थी। ये जो दो आवश्यकताएं हैं वो कृषि के द्वारा पूरी की जाती है और यह आवश्यकता अन्य संसाधनों द्वारा भी पूरी की जा सकती है। देखो, कच्चे माल की आपूर्ति है वो अधिकतर किसके द्वारा की जाती है? कृषि के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से चौथा इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कच्चे माल की आपूर्ति होगी, रोजगार मिल गया, खाद्यान्नों की आपूर्ति होगी, मतलब खाने वाले वस्तुओं की आपूर्ति होगी, चारे की उपलब्धता, चारे की उपलब्धता, पशुओं को चारा कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। इसके बाद में और क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बेटा क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होगी? इस पॉइंट को अपने यहाँ देखते हैं। जो अपने फसलें बेचते हैं, जो अपने फसलें बेचते हैं उनका पैसा जो आता है उन पे क्या लगता है बेटा? टैक्स लगता है। या इन उद्योगों के द्वारा क्या बनाया जाएगा? सामान बनाया जाएगा। जैसे इससे क्या बनाया जाएगा? चीनी बनाया जाएगा, इससे कपड़ा बनाया जाएगा, तेल बनाया जाएगा, दाल बनाई जाएगी और दूध, पनीर, घी, मक्खन ये बनाए जाएंगे। इस पे क्या होता है बेटा? टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स। इस टैक्स से बेटा क्या होगा? इस टैक्स से होगा कि सरकार को इनकम होगी, सरकार को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा टैक्स के रूप में। अपने टैक्स देंगे तो सरकार को भरेंगे और सरकार को इससे क्या होगा बेटा? पैसा मिलेगा। इसके बाद में छठा अपने पॉइंट इसमें देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को अपने जमा कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जमा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जमा कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसी फसलें होती है जो भारत में अधिक होती है परंतु विदेशों में नहीं होती है। जैसे अब की बार यूक्रेन वगैरह में गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ था, गेहूं के उनके अकाल पड़ा था। तो उस समय क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? भारत ने उनको भेजी थी परंतु उन्हें वो बात अलग है कि उन्होंने रिजेक्ट फालतू में करके और रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो भारत क्या होता है? कुछ निर्यात कर देता है, बाहर के देशों में फसलों को बेचता है, जिससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कमाई अपने कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके महत्व है और स्कोप इसके है कि आगे अपने को आने वाले समय में भी खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट लेसन करेंगे। ये लेसन यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। जिस स्टूडेंट्स के कोई डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, उसे हम समझाने की
पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हो तो। और यदि इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स स्टूडेंट।